सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जो बच्चे बीए एनईपी सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के हैं, यानी कि जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है, तो उनका जो प्रैक्टिकल का वर्क है या जिनको फ़ाइल तैयार करनी है, तो वो फाइल आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। आज की ये वीडियो सारी की सारी उसी पर बेस है, जो कि है आपका कोर्स का जो टाइटल है या सब्जेक्ट जो है वो है आपका फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंस। अगर सोशल साइंस में आप फील्ड वर्क करते हैं कि फील्ड में जाके आप किस तरह से काम करेंगे, किस तरह की आप जो है अपनी फ़ाइल किस तरह से आप तैयार करेंगे, तो उसी के बारे में जो अभी आपका सिलेबस है वो सारा डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले वीडियो में। आज हम फाइल के बारे में ही कुछ टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें जो आपका कोड है वो कोड लिखा हुआ है A060302P, जो कि डिपेंड करता है कि आप जहाँ से भी अपनी बीए कंप्लीट कर रहे हैं तो वहाँ पे कब की डेट आपको दी गई है। तो डेट जो है अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग हो सकती है, टॉपिक भी अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग हो सकते हैं। तो आप अपने इस तरह से अपने कॉलेज में जानकारी लेने के बाद ही इसकी फ़ाइल तैयार करें। जैसे कि इसमें जो यूनिट फर्स्ट है आपके सिलेबस में वो है जो सामाजिक अनुसंधान है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रिसर्च, उसकी जो प्रकृति है वो क्या है। दूसरा टॉपिक है इसमें एक जातीयतावाद है, और तीसरा है इसमें प्रतिभागी अवलोकन। तो ये तीन टॉपिक हैं आपके यूनिट फर्स्ट में। तो ये टॉपिक हम समझ लेते हैं कि जो आपका सामाजिक अनुसंधान है वो होता क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान है, इसकी आप फाइल बना सकते हैं, टॉपिक डाल सकते हैं अपना सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान जो है एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग जो है सामाजिक संरचनाओं तथा पद्धतियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो आपका सोशल रिसर्च है ये एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उपयोग हम सामाजिक संरचनाओं तथा पद्धतियों यानी कि जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, उनके अध्ययन के लिए करते हैं। इसमें मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों का ही अध्ययन किया जाता है कि जो करने वाला है वो भी मनुष्य है और जो अध्ययन करेगा वो भी मनुष्यों का ही करेगा। तीसरा है इसमें सामाजिक विज्ञान में भी सामाजिक विज्ञान जो एक शोध का विषय है, और शोध का जो है इसमें विशेष महत्व है क्योंकि शोध के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से किया जा सकता है। क्योंकि शोध में जब हम किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एक समस्या होती है और उस समस्या का हम समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि मनुष्य जो है स्वभाव से या प्रारंभिक से ही जो है कैसा रहा है, वो जिज्ञासु रहा है। मनुष्य की जो अपनी जिज्ञासा की प्रकृति के कारण ही समाज तथा प्राकृतिक में घटित विभिन्न घटनाओं के संबंध में अनेक प्रश्नों को उसके सामने अनेक प्रश्न खड़े होते हैं कि भाई कोई चीज़ क्यों हो रही है। उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उससे कोई हम सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को समझने के पहले हमें अनुसंधान के अर्थ को समझना मतलब कि अगर हम सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनुसंधान क्या है। तो सबसे पहले हम अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे, अनुसंधान क्या होता है। तो अनुसंधान जो है एक व्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया है, एक तरह की जो है आपकी व्यवस्थित है और पहले से बनी बनाई, यानी कि एक तरह से स्टेप बाय स्टेप जिस प्रक्रिया को हम करते हैं उसको करते हैं सुनियोजित। इसके द्वारा मानवीय ज्ञान को बढ़ाया जाता है, यानी कि जो मानव को ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी तथा मानव जीवन को खुशी और समृद्धि यानी कि मानव के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाया जा सकता है इसके द्वारा। अनुसंधान में नवीन तथ्यों का पुष्टिकरण, यानी कि नवीन तथ्यों की खोज की जाती है और जो पुराने तथ्य हैं उनका पुष्टिकरण किया जाता है, और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद अनुसंधान तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद सामाजिक अनुसंधान, क्योंकि हमें तो पढ़ना है सामाजिक अनुसंधान। हमारा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस, वो तो सोशल साइंस है। तो सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, जब यह अनुसंधान हम सामाजिक क्षेत्र में करते हैं, यानी कि जब हम कोई भी रिसर्च जो कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई रिसर्च होती है तो उसको हम कहते हैं सामाजिक अनुसंधान। अनुसंधान या सामाजिक शोध वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन करते हुए सामाजिक घटनाओं, यानी कि इसके अंदर हम वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन करते हुए सामाजिक घटनाओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने और मौजूदा ज्ञान, जो ज्ञान हमारे पास है उसका सत्यापन करने की प्रक्रिया है। यानी कि या तो हमें नए ज्ञान की प्राप्ति करनी हो या फिर जो हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है उसमें हमें कुछ संशोधन करना हो, तो हम करेंगे सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च।
कोई एक सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा में बता देता हूँ। सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों को और उनके अनुक्रमों, अंतर संबंधों, कारणों तथा उनको संचालित करने वाली प्राकृतिक नियमों को खोजना है। ये कहा था पीवी यंग। तो ये इसकी परिभाषा होगी। अब सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि सामाजिक अनुसंधान आप कर रहे हो तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि जो सामाजिक शोध है वो वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से है। यानी कि एक जो है कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन इसके अंदर करते हैं। दूसरा है इसमें सामाजिक शोध में अनेक सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का वैज्ञानिक प्रणाली अथवा व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं किया जाता बल्कि नवीन ज्ञान की रचना भी की जा सकती है। तीसरा है सामाजिक शोध विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, विधियों और पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि नवीन तकनीकों के विकास पर भी जोर देता है। यानी कि जो तकनीक हमारे पास है उन्हीं का इस्तेमाल करके हम शोध नहीं कर सकते हैं बल्कि जो नई नई तकनीकें हैं हम इसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो है इसमें वो है सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के संबंध में व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करना है। और पांचवा इसमें है सामाजिक शोध में नए तथ्यों की खोज की जाती है, साथ ही पुराने तथ्यों की जांच करना और सत्यापन करने का कार्य संपन्न किया जाता है। छठा है इसमें मूल रूप से सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के सिद्धांतों के रूप में इस्तेमाल करने का वैज्ञानिक तरीका है। तो ये सारे के सारे इसके उद्देश्य हैं। सामाजिक अनुसंधान के जो सामाजिक अनुसंधान है उसको उद्देश्य के अनुसार हमने दो मुख्य कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है ताकि आप इसका अध्ययन आराम से कर सकें, यानी कि आप इसको समझ सकें, पढ़ सकें। पहला इसमें जो आपका है वो है सैद्धांतिक अथवा ज्ञान संबंधी उद्देश्य। दूसरा है इसका व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी उद्देश्य। तो उसके दो तो मेन उद्देश्य हैं परंतु इसके अलावा भी इसके कुछ और उद्देश्य हैं। तो पहले इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि सैद्धांतिक सामाजिक अनुसंधान क्या है और व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। सैद्धांतिक सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नवीनतम तथ्यों का पता लगाना व सिद्धांतों की जांच करना, आवश्यक घटकों को शामिल कर स्पष्टीकरण में सहायक होना तथा उपलब्ध सिद्धांतों को एकीकृत इकट्ठा करना। दूसरा इसमें है व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य। व्यवहारिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो है व्यवहारिक समस्याओं, यानी कि जो व्यवहार में आपकी समस्याएं आती हैं, यानी कि जो आप पर्सनली एक्सपीरियंस करके जिन समस्याओं का पता आप लगाते हो उनके समाधान को खोजना, उन समाधान के लिए कोई नीति का निर्माण करना या फिर उनमें आवश्यक सुधार प्रदान करना। तो वो हो गया आपका व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य। इसके अतिरिक्त भी मैंने कहा था कि इन दो के अतिरिक्त भी कुछ और उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला है नए तथ्यों की खोज, दूसरा है पुराने तथ्यों और नियमों और सिद्धांतों का पुनरीक्षण यानी कि दोबारा से उनमें स्पष्टीकरण लाना, तीसरा है सामाजिक घटनाओं और तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन। जो भी सामाजिक घटनाएं उनका जो अध्ययन कर रहे हैं हम कौन सी पद्धति से कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, ठीक है, उन परिस्थितियों का जांचना जिनके अंदर सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं। चौथा है इसमें सामाजिक घटनाओं के कारण संबंधों की खोज करना कि जो सामाजिक घटनाएं हो रही किन कारणों से वो हो रही हैं। पांचवा इसमें सामाजिक मनोविकार समस्या का समाधान एवं निदान यानी कि उसका समाधान ढूंढना। छठा इसमें समाज में वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना। सातवां समाज में सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देना, सामाजिक संगठनों को मजबूती तथा स्थिरता प्रदान करना। जो सामाजिक संगठन है आपके, मान लिया किसी भी एक सोशल कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तो उसके संगठन को आप किस तरह से मजबूत करते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां आजकल वर्क कर रही हैं वो सारी की सारी समाज पर डिपेंड होकर पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई फला पार्टी इस समाज से या इस धर्म से बिलोंग करती है, फला पार्टी इस समाज से या इस धर्म से बिलोंग करती है, तो उनका एक संगठन बन जाता है। तो उस संगठन को मजबूत करना भी इसका काम हो सकता है। और इसका जो नौवा है सामाजिक तत्वों के संबंध में प्रचलित गलत अवधारणाएं, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं और वो गलत है, उनको परिवर्तन करना भी मेन काम होता है सामाजिक अनुसंधान का। तो उनमें सामाजिक तनाव की स्थिति को कम करना। इसके बाद जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी प्रकृति कैसी है, तो सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है।
वैज्ञानिक प्रकृति का आशय है कि इसमें जो विशेष इसमें समस्या विशेष का अध्ययन एक व्यक्ति प्रणाली के अनुसार किया जाता है, व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार किया जाता है। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार पहुंचा जा सकता है कि उसमें असमंजस्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठता होती है। शोध की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों से गुजरती है। तो जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। उसमें जो है अध्ययन की जो एक व्यवस्था है वो एक सुव्यवस्था है, यानी कि जो अध्ययन है वो एक व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार किया जाता है। अध्ययन के जब हम परिणाम पर, जब हम उसके रिजल्ट पर पहुंचते हैं तो उसमें जो है उसके अंदर कोई सामंजस्य नहीं होता है, बल्कि जो उसका शोध की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो अलग अलग स्टेप से गुजरती है, चरणों से गुजरती है। अब इसमें एक हेडिंग है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है जातीयतावाद। तो ये जो जातीयतावाद है, ये जातीयतावाद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी आपका यूनिट में टॉपिक है। तो जातीय केंद्रवाद अपने मूल में किसी व्यक्ति के अपने सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों के लेंस के माध्यम से अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करने की प्रथा, यानी कि कोई एक व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है वो अपने सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उसके उन मूल्यों का जो है वो अध्ययन जो है दूसरे संप्रदाय के लोग के संस्कृति से उसका मूल्यांकन कर रहा है कि भाई हम उनके अनुसार, हम उस कास्ट के अनुसार कितने अधिक धनी हैं। तो उसको हम बोलते हैं जातीयतावाद। इसमें किसी व्यक्ति की अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ, यानी कि जो व्यक्ति है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बता रहा है, और अन्य संस्कृतियों को हीन या फिर कम मूल्यवान मानना शामिल है। यानी कि दूसरों को तो मानते हैं कि वो नीचा और अपने आप को मानते हैं श्रेष्ठ। यह पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अक्सर इस विश्वास से उपजा है कि किसी व्यक्ति के अपने सांस्कृतिक मापदंड, प्रथाएं और रीति रिवाज ही जीवन जीने का सही या मानक तरीका है। यानी कि अपने धर्म को और उस धर्म की प्रथाओं को दूसरे धर्म के अकॉर्डिंग अपने को श्रेष्ठ मानना ही जातीयतावाद है। इसमें जो है जातीयतावाद के जो अर्थ है, जो केंद्रवाद में जो उसका अर्थ निहित है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो निर्जातीयवाद के निहितार्थ बहुत दूरगामी हैं, जो हमारी धारणाओं, अंतःक्रियाओं और यहाँ तक कि व्यापक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। निर्जातीयतावाद के अर्थ को समझना इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्जातीयवाद के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं, जैसे कि इसमें पहला है आपका सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। जातीयतावाद सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के रूप में प्रकट होता है, जहां व्यक्ति अपनी संस्कृति को दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ बताता है, यानी कि अपनी संस्कृति को ज़्यादा वो तरज्जु देता है। दूसरा है सांस्कृतिक श्रेष्ठता। जातीय केंद्रितवाद में अक्सर सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना शामिल होती है। जातीय केंद्रित दृष्टिकोण से प्रभावित लोग यह मान सकते हैं कि उनकी संस्कृति दूसरों की तुलना में सबसे उत्तम या प्रबुद्ध है। निर्णय और रूढ़िबद्धता। जातीयतावाद से प्रभावित लोग अन्य संस्कृतियों के व्यक्तियों के बारे में निर्णय और रूढ़िबद्धता स्थापित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। बातचीत पर प्रभाव। जातीयतावाद इस बात को प्रभावित कर सकता है कि व्यक्ति अन्य संस्कृतियों के लोगों के साथ कैसे बातचीत करता है। इससे सहानुभूति और खुले विचारों की कमी हो सकती है, जिससे प्रभावी संचार और सहयोग में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सांस्कृतिक असंवेदनशीलता। जातीय केंद्रितता के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक असंवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है, जहां व्यक्ति अन्य संस्कृतियों के रीति रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों का सम्मान या सराहना करने में विफल हो जाता है। इसके बाद जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। निर्जातीयतावाद की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का पता लगाना आवश्यक है, जहाँ निर्जातीयवाद स्पष्ट रूप से देखा गया है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे भाषा श्रेष्ठता। तो भाषा श्रेष्ठता है कि भाई मान लिया कोई कह रहा है कि मैं मराठी भाषी हूँ, मैं पंजाबी भाषी हूँ और मैं तमिल का हूँ, तो हमारी तमिल भाषा श्रेष्ठ है। मैं तेलुगु का हूँ
मैं असमी हूँ। तो ये भाषा के आधार पर अपने आप को लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, वो दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को कि भाई मैं अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग, या मैं जो हिंदी बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग, या जो राजस्थानी बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग, या जो बिहारी बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं श्रेष्ठ हूँ। अंग्रेज़ी बोलने वाले जो अंग्रेज़ी बोलने वाली संस्कृतियों के लोग का यह मानना है कि उनकी भाषा दूसरों से बेहतर है। यह है जातीय केंद्रित दृष्टिकोण गैर अंग्रेज़ी बोलने वालों के बीच बातचीत करते समय गलतफहमी और संचार बाधाओं को जन्म दे सकता है। यानी कि एक है जो अंग्रेज़ी बोल सकता है, दूसरा है जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है। तो अंग्रेज़ी वाला अपने आप को कहता है कि भाई मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मेरी भाषा भी अच्छी है और मेरी भाषा में सारा का सारा जो है ज्ञान छिपा हुआ है, और दूसरे को हीन बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो है हमारे बीच में गलतफहमियाँ होती हैं, तो ये गलत बात है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं। एक परिदृश्य पर विचार कर जहां एक पश्चिमी पर्यटक किसी एशियाई देश में जाता है और वहां स्थानीय त्योहारों देखता है, अनूठी संस्कृतियां परंपराओं की सराहना करने के बजाय पर्यटक उन्हें आदिम आदिम या अजीब मान सकता है, जो जातीय केंद्रित दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। और है इसमें पाक संबंधी प्रथाएं प्राथमिकताएं। जातीयतावाद भोजन संबंधी प्राथमिकताओं तक फैल सकता है। उदाहरण के लिए मुख्य रूप से मांस आधारित आहार वाली संस्कृति से आने वाले किसी व्यक्ति को दूसरी संस्कृति का शाकाहारी भोजन घटिया या अजीब लग सकता है। धार्मिक मान्यताएं। जातीयतावाद धार्मिक धारणाओं को प्रभावित कर सकता है। एक धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति दूसरे धार्मिक धर्म की प्रथाओं को गलत या हीन मान सकते हैं, जिससे धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है। फैशन विकल्प। फैशन संबंधी प्राथमिकताएं भी जातीयतावाद के अधीन हैं। एक संस्कृति जो फैशनेबल मानती है वह दूसरी संस्कृति काफ़ी भिन्न हो सकती है, जिसमें जातीयतावाद निर्णय सामने आते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें जो हैं इसकी बुराइयां भी हैं, जो आलोचनाएं हैं। उसके बाद है निर्जातिवाद केंद्रिता की अवधारणा किसने गढ़ी, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया, ये किसने दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे विलियम ग्राहम सुमरनर ने इसको 1906 में अपनी पुस्तक फोल्कवेज में इस शब्दों को गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को उस बुक के अंदर गढ़ा। सुमनर ने इन ग्रुप और आउटपुट ग्रुप के विचारों को पेश किया ताकि यह बताया जा सके कि व्यक्ति भाषा, शारीरिक विशेषताओं और धर्म जैसी साझा विशेषताओं के आधार पर खुद को दूसरों से वर्गीकृत करते हैं। जातीय केंद्रिता को समस्याग्रस्त क्यों माना जाता है, तो इसमें जो समस्याएं हैं क्यों आती हैं। तो व्यक्तिगत क्षमताओं को सीमित करना। निर्जातीयतावाद व्यक्ति की अन्य संस्कृतियों की प्रथाओं और मूल्यों को समझने और सराहने की क्षमता को सीमित करता है तथा सांस्कृतिक विविधता और खुले विचारों में बाधा डालता है। सामाजिक तनाव। जब एक संस्कृति स्वयं को अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानती है तो जातीय केंद्रिता, पूर्वाग्रह, भेदभाव और यहाँ तक कि संघर्ष को जन्म दे सकती है। यानी कि इसके बाद जो है जो सामाजिक तनाव होगा तो उससे संघर्ष भी हो सकता है, यानी कि दो समाज आपस में लड़ सकते हैं। और काफ़ी युद्ध ऐसे देखे गए हैं जिनमें कि दो समाज आपस में लड़ रहे हैं, जो दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने का कार्य कर रहे हैं कि भाई तुम श्रेष्ठ हो, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो एक दूसरे से लड़ सकते हैं, संघर्ष हो सकता है, जिससे कि मानव का ही नुकसान होगा। राजनीतिक परिणाम। जातीय केंद्रिता राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिसके कारण जो है देश और विदेशों में आपस में झगड़े हो सकते हैं। और इसमें जो और है वो है सांस्कृतिक आदान प्रदान में कमी। ज़्यादातर केंद्रित दृष्टिकोण विभिन्न संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग को हतोत्साहित यानी कि कम करता है। नकारात्मक रूढ़िवादिता। जातीय केंद्रिता अक्सर नकारात्मक रूढ़िवादिता और सहानुभूति को जन्म देता है, जो कि सामाजिक सद्भाव और वैश्विक समझ के लिए हानिकारक हो सकती है। इसमें जो एक अगला टॉपिक है वो है प्रतिभागी अवलोकन। ये प्रतिभागी अवलोकन क्या होता है।
सहभागी अवलोकन का अर्थ है कि समूह में भाग लेकर घटित घटनाओं, स्थितियों या फिर गतिविधियों को अंदर से देखना। वह समूह के अन्य सदस्यों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करता है, समूह के विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, समूह या फिर अपने स्वयं के जीवन के तरीके को अपनाता है तथा उनके व्यवहार या अन्य गतिविधियों का अध्ययन बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि उस समूह के सदस्य बनकर करता है। सहभागी अवलोकन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? एक तो है इसका प्राकृतिक व्यवहार का अवलोकन। सहभागी अवलोकन द्वारा उत्तरदाताओं के स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। जब एक समूह को पता होता है कि उन्हें किसी अजनबी द्वारा देखा जा रहा है तो वे सचेत या फिर असहज महसूस करते हैं और इसलिए उनके व्यवहार और गतिविधि में तटस्थता खो जाती है। लेकिन सहभागी अवलोकन के मामले में उत्तरदाताओं को पता नहीं होता कि उन्हें देखा जा रहा है, इसलिए उनका व्यवहार किसी अजनबी द्वारा देखे जाने की सचेत भावना से बाधित नहीं होता। समूह के साथ निकटता। सहभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक या उत्तरदाताओं के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है। समूह के सदस्यों के साथ उनका बहुत करीबी प्राथमिक संबंध होता है। वास्तविक चरित्र का अध्ययन। अक्सर वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए समूह अनुसंधान के समूह के सदस्यों के साथ घनिष्ठ भागीदारी और संपर्क की आवश्यकता होती है। बेहतर समझ। सहभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक उत्तरदाताओं की भावनाओं को बाहरी व्यक्ति की तुलना में बेहतर तरीके से समझ सकता है। अब जो है इसमें अगला जो है आपका वो है अगली यूनिट जो है वो है अनुभवजन्य अनुसंधान, यानी कि वे अनुसंधान या वे रिसर्च जो हम अपने एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जो हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं कि हम अगर मेरठ जाना है तो मेरठ जाके हम पता करेंगे कि हमें वहाँ पे जाके हम उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, किताबों में पढ़ के उस चीज़ का हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका अनुभवजन्य अनुसंधान है वो क्या होते हैं? अनुभवजन्य शोध एक प्रकार का शोध है जहाँ अध्ययन का उद्देश्य ठोस और प्रमाणित साक्ष्य खोजने पर आधारित होता है। निष्कर्ष निकालने के लिए पद्धति का उपयोग करने वाले शोधकर्ता मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अनुभवजन्य अनुसंधान हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो है इसमें मात्रात्मक और दूसरा है इसमें गुणात्मक। तो अनुभवजन्य के प्रकार जो है मैं प्रकार पहले बता चुका हूँ। अनुभवजन्य शोध का उद्देश्य प्रयोग और डेटा संग्रह विधियों द्वारा लोगों से किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। हालांकि एकत्रित की गई विधियां और डेटा दो समूहों में विभाजित है। एक तो है संख्यात्मक डेटा एकत्रित करता हुआ और दूसरा है राय जैसे डेटा एकत्रित करना। यानी कि एक तो है जो है कि संख्याओं के रूप में डेटा इकट्ठा हो रहा है, दूसरा है जो राय लेके दूसरों की सलाह मशवरा का डेटा इकट्ठा कर रहा है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक, तो ये जो है मैंने पहले बताया कि जो अनुभवजन्य अनुसंधान है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रात्मक अनुसंधान और दूसरा है गुणात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक शोध विधियों का उपयोग संख्यात्मक तरीके से डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, इसलिए इन विधियों द्वारा इकट्ठा किए गए परिणाम जो है संख्याएं, आंकड़े, चार्ट आदि होंगे। परिणामों का उपयोग व्यवहार, राय और अन्य चर के मापने के लिए किया जा सकता है। मात्रात्मक शोध विधियाँ सर्वेक्षण, प्रश्नावली और प्रयोगात्मक शोध है। गुणात्मक में अब है जो गुणात्मक शोध विधियों का उपयोग संख्यात्मक उत्तरों को इकट्ठा करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इनका उपयोग प्रतिभागी के तर्क, राय और अन्य सार्थक पहलुओं को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। गुणात्मक शोध विधियों में केस स्टडी, अवलोकन, साक्षात्कार, फोकस समूह और पाठ विश्लेषण शामिल है। तो इससे जो हैं अगर हम अनुभवजन्य अनुसंधान करते हैं तो उसके लिए जो 5 कदम हैं वो क्या हो सकते हैं, तो इन 5 कदम के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा बड़ा कर लो बस। तो पहला जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा शोध प्रश्न को प्रभावित करना, कि भाई जो आपका रिसर्च का जो टॉपिक है उसको पहले आप परिभाषित करेंगे। हर अध्ययन
का सबसे पहला चरण यह है कि आप प्रश्न पर शोध करना चाहते हैं। आप जिस प्रश्न पर शोध करना चाहते हैं या जो भी आपका प्रश्न है, जो भी समस्या है, उसे तैयार करें, तैयार रखें, क्योंकि आप प्रयोग पर समय लगाने और खर्च करने के बाद अध्ययन के बीच में अपना मन नहीं बदलना चाहेंगे। दूसरा है प्रासंगिक साहित्य पढ़ें, यानी कि उस प्रश्न से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, जो भी किताबें हैं, आप उनको अच्छी तरह रिसर्च करें, उनको पढ़ लें अच्छी तरह से। यह वह चरण है जहां आप बैठकर डेस्क रिसर्च करते हैं, जहां पर आप प्रासंगिक डेटा इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि क्या अन्य शोधकर्ताओं ने इसी तरह के शोध प्रश्नों का पता लगाने की कोशिश की है। यदि ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि वे प्रश्नों का उत्तर कितनी अच्छी तरह से दे पाए या शोध प्रक्रिया के दौरान उन्होंने किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है इसमें वो है कार्यप्रणाली पर निर्णय लेना, कि आप किस तरह से काम करेंगे। जब एक बार जब आप प्रासंगिक साहित्य पढ़ लेते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि आप किस विधि या विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उपयुक्त विधियां अवलोकन, प्रयोग, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस समूह आदि। डेटा विश्लेषण करें। जब आप इस चरण पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि आप डेटा विश्लेषण करने के लिए प्राप्त डाटा सफलतापूर्वक इकट्ठा कर लिया है। अब आपको बस इतना करना है कि आपके द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा को देखें और एक सूची विश्लेषण करें। उपसंहार लास्ट में जो है ये अंतिम चरण है जहां आप प्रायोगिक डेटा विश्लेषण प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। तब आप तय करने का समय है अब यह तय करने का समय है कि इस जानकारी का क्या करना है। आप एक पेपर प्रकाशित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं। तो जो अनुभवजन्य अनुसंधान है उसकी जो पद्धतियाँ हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहली इसमें है अवलोकन, फिर है प्रयोग, केस स्टडी, सर्वेक्षण, साक्षात्कार। ये सारी की सारी इसकी विधियाँ हैं। तो बारी बारी से हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने ज़्यादातर कुछ अनुभव जो है ज़्यादातर हम कर चुके हैं। तो इसमें पहली है अवलोकन। अवलोकन की विधि हस्तक्षेप के प्रभाव के बिना लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक शानदार तरीका है। शोधकर्ता उचित क्षेत्र, समय या स्थिति चुन सकता है और लोग एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत का निरीक्षण कर सकता है। शोधकर्ता केवल एक बाहरी पर्यवेक्षक हो सकता है या पर्यवेक्षक के रूप में भागीदार या संपूर्ण भागीदार हो सकता है। दूसरा है प्रयोग। प्रयोग प्रक्रिया जो वास्तविक दुनिया में सभी प्रतिभागियों के लिए पर्यावरण को एकीकृत करने के लिए कुछ तत्वों में हस्तक्षेप करके किया जा सकता है। इस विधि को प्रयोगशाला के वातावरण में भी किया जा सकता है। प्रयोग प्रक्रिया अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार चर को बदलने में सक्षम होने के लिए अच्छी तरह है। केस स्टडी विधि पहले से मौजूद मामलों का गहन विश्लेषण करके की जाती है। जब पैरामीटर और चर शोध प्रश्न के समान होते हैं तो पहले जो शोध किया गया था उसे देखना बुद्धिमानी है। संकेंद्रित समूह जो है केस स्टडी विधि व्यक्तियों के एक समूह या कई समूह का उपयोग करके उनकी राय, विशेषताओं और प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके की जाती हैं। वैज्ञानिक इस समूह से डेटा इकट्ठा करते हैं और इसे पूरी आबादी में सामान्यीकृत करते हैं। सर्वेक्षण लोगों से सीधा डेटा इकट्ठा करने का एक प्रभावी तरीका है। यह जानकारी इकट्ठा करने का एक व्यवस्थित तरीका, यदि इसे ऑनलाइन सर्वेक्षण के रूप में ऑनलाइन सेटिंग में किया जाता है, जो लोगों तक पहुंचना और खुले अंत या बंद अंत वाले प्रश्नों में उनकी राय पूछना और भी आसान होगा। और लास्ट में है इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। साक्षात्कार सर्वेक्षणों के सामने होते हैं क्योंकि आप लोगों से की जानकारी और राय इकट्ठा करने के लिए प्रश्नों का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण के विपरीत यह प्रक्रिया आमने सामने फ़ोन कॉल के रूप में या वीडियो कॉल के रूप में की जाती है। अपने साक्षात्कारों को शुरू से अंत तक रिकॉर्ड करना एक अच्छा विचार है। बस सुनिश्चित करें कि आप वास्तविक रिकॉर्डिंग से पहले आमने सामने वीडियो या कॉल रिकॉर्डिंग का खुलासा करें
और संबंधित प्रश्नों से सहमति प्राप्त करें। तो आप इन सभी टॉपिकों को लेकर भी अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। ये सभी के सभी जो आपका सिलेबस में ही डिपेंड करता है कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, वो सारा इन्हीं सिलेबस इनमें ही मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो बाकी जो हैं कुछ इसमें जो है आपका वोटिंग बिहेवियर के ऊपर भी फाइल तैयार कर सकते हैं आप, या फिर अपने गांव पर एक केस स्टडी बना के उसकी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो गांव के लोगों से बातचीत करके कोई डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह की फ़ाइल ही इसमें होती है फील्ड वर्क में, जो सामाजिक अनुसंधान कर सकते हैं। या फिर अपने गांव के किसी चुनाव की समस्याओं को आप उस पर एक फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको भी जानकारी मिल सके। अभी मैं जो आगे नोट्स डालूँगा आपको, जो आपके पेपरों में हेल्प करेंगे। धन्यवाद।